नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्योग्राफी बाय अनिल नागर सर पर। साथियों, हम लोग बात कर रहे थे राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों के बारे में, और जिसमें हमने लास्ट देखा था कि प्रोफेसर ए.के. तिवारी और हरिमोहन सक्सेना जैसे विद्वानों के द्वारा राजस्थान को व्यवस्थित रूप से चार भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें से एक हमने देखा पश्चिमी रेतीला मैदान या उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान, दूसरा हमने देखा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा हमने पूर्वी मैदानी प्रदेश, और लास्ट चौथे के रूप में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हाड़ौती का पठार भी कहा गया है। आज हम सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी रेतीले मैदान के बारे में, या जिसे उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान भी कहा गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पश्चिमी रेतीला मैदान, या जिसे हम किसके नाम से भी जानेंगे, तो आपका आंसर होगा उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान। साथियों, इस पश्चिमी रेतीले मैदान, जिसे आप सामान्यतः थार मरुस्थल के नाम से जानते हो, इस थार मरुस्थल के विस्तार के विषय में अगर आपसे प्रश्न किया जाता है, थार मरुस्थल का विस्तार भारत के कितने राज्यों में है, इसके विषय में बात करें तो एक तो आपको याद रखना है। इसके विस्तार के विषय में बात करते हैं तो ध्यान रखना, थार मरुस्थल जो कि भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो चार राज्य, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, कहाँ कहाँ पर है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में थार मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। और इस थार मरुस्थल के विषय में बात करते हैं तो थार का मरुस्थल, इसका जो विस्तार है, सबसे पहले तो आप देख सकते हो कौन कौन से देशों में मिलता है। कौन कौन से देशों में मिलता है, तो एक तो है आपके पास भारत में, और एक मिलता है आपको पाकिस्तान में। कहाँ पर? पाकिस्तान में। ठीक है, भारत और पाकिस्तान में जब ये जो थार मरुस्थल है, तो एक बात ये आती है कि थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग तो आपको भारत में मिलता है, तो आपका आंसर होगा 85%। कितना परसेंट? 85। और लगभग 15% भाग इसका कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? अब भारत में बात करें तो भारत में इसका विस्तार चार राज्यों में मिलता है। चार राज्य, जिनमें अगर बात करते हैं तो सबसे पहले तो है राजस्थान। ठीक है, और राजस्थान के अतिरिक्त बात करें तो राजस्थान के बाद ये फैला हुआ है गुजरात। गुजरात के बाद अगर बात करें तो गुजरात के बाद में पंजाब, और पंजाब के साथ एक और राज्य में है हरियाणा। ठीक है, अब भारत में जो थार मरुस्थल है, उसको अगर हम 100% मानकर चलते हैं, तो उसका जो भारत में थार मरुस्थल है, उसका अगर हम 100% मानकर चलते हैं, तो वो ध्यान रखना, उसमें से भारत में ये लगभग कितना परसेंट है, तो आपका आंसर होगा 62%। कितना परसेंट मिलता है? तो देश में थार मरुस्थल का 62% भाग आपको कहाँ पर देखने को मिल जाता है? राजस्थान में। और लगभग इसका 38% भाग हमें कहाँ पर मिलता है, तो आपका आंसर होगा भारत के इन राज्यों में, जो कि गुजरात, पंजाब और हरियाणा में मिलता है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि थार के मरुस्थल का जो अधिकांश विस्तार है, वो आपको कहाँ मिल रहा है? इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ये जो थार मरुस्थल है, इसका लगभग अधिकांश विस्तार जो कितना 62%, या आप ये बोल सकते हो
3/5वां भाग आपको कहाँ मिलता है? राजस्थान में मिलता है। इस बात को आप जरूर याद रखेंगे। तो थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में स्थित है। भारत में इसका लगभग 85% भाग है और पाकिस्तान में ये 15% है। भारत में इसका विस्तार राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में है। सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में है, जो कि कितना परसेंट है? देश का 62%, जो लगभग 3/5वां भाग है। गुजरात, पंजाब और हरियाणा में देश के रेगिस्तान का 38% भाग अवस्थित है। ये तो हुआ इसका विस्तार। अब बात करते हैं राजस्थान में इसके साथ में क्या स्थिति बनती है। तो आप देख सकते हैं राजस्थान में इसका जो विस्तार है वो लगभग पश्चिमी राजस्थान में, कहाँ पर है? पश्चिमी राजस्थान। और पश्चिमी राजस्थान में जिलों के बारे में बात करेंगे तो मूलतः 16 जिले हैं, लेकिन एक जिला है ब्यावर, जिसके अंदर भी इसका कुछ भाग मिल जाता है। तो ब्यावर से करने के बाद में ये लगभग कितने जिलों में फैला हुआ है? 17 जिलों में। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजस्थान में कुछ इस तरीके से ये अरावली फैली हुई है और अरावली के बाद ये जो पूरा का पूरा एरिया है इसके ये मानकर चलेंगे अरावली पर्वत, और इस अरावली पर्वत के पश्चिम में आपको ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र मिलता है, इसी क्षेत्र में आपको मिलता है रेगिस्तान। तो सबसे पहले आप देख सकते हो रेगिस्तान का जो विस्तार है राजस्थान में वो कौन कौन से जिलों में है। तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन, नागौर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, पाली। ठीक है, तो इन जिलों में तो है। साथ में आप देख रहे हैं ब्यावर का जो पश्चिमी भाग है, इस पश्चिमी ब्यावर में भी आपको किसका विस्तार मिल रहा है? रेगिस्तान का। तो इस तरीके से लगभग ये 16 जिलों में इसका विस्तार आपको देखने को मिल जाता है। चलिएगा, तो इस रेगिस्तान के विषय में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें तो राजस्थान में किसमें? राज्य में रेगिस्तान का जो विस्तार है वो कुल क्षेत्रफल के किसके भाई? कुल, देखो सबसे पहले राजस्थान में अगर बात करते हैं तो राजस्थान में इसका जो विस्तार है क्षेत्रफल, तो आपको पता है ये वर्तमान में 61.11% भाग पर फैला हुआ है। कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? 61.11% भाग पर फैला हुआ है। कहाँ पर? राजस्थान में। अगर हम थार डेजर्ट के बारे में बात करें तो यह क्षेत्रफल के बारे में बात की जाए तो 61.11% भाग पर अवस्थित है। देश के राज्य के कुल क्षेत्रफल के 61.11% भाग पर है, जो लगभग राज्य का 2/3 भाग है। कितने भाग पर है ये? 2/3 भाग को कवर करता है। ठीक है, इस क्षेत्र में जनसंख्या के बारे में बात करें तो यहाँ पर राज्य की 40% जनसंख्या निवास करती है। कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है? तो 40% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। वहीं इसके निर्माण के बारे में बात करते हैं तो इसके निर्माण से पहले राजस्थान में जिलों के बारे में बात कर सकते हैं। तो राजस्थान के कौन कौन से जिलों में ये फैला हुआ है? तो आपको पता है गंगानगर कौन कौन से जिलों में है? तो आप देख सकते हैं गंगानगर। गंगानगर के बाद हम देखते हैं तो हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद में चूरू। चूरू के बाद में आप देखोगे झुंझुनू। ठीक है, झुंझुनू के बाद देखो हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद
चूरू, चूरू के बाद झुंझुनू, झुंझुनू के बाद आप देख सकते हो सीकर, सीकर के बाद अगर बात करें तो बीकानेर, बीकानेर के बाद जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर के बाद बाड़मेर, बाड़मेर, बाड़मेर के बाद अगर बात करते हैं तो जालोर, ठीक है, जालोर के बाद में आप देख पाएंगे बालोतरा, ठीक है, बालोतरा के बाद फलोदी, जोधपुर, ठीक है, फलोदी, जोधपुर, पाली, ठीक है, पाली के बाद अगर बात करते हैं पाली, पाली के बाद अगर बात करें तो आपको मिलता है नागौर, कौन सा, नागौर, नागौर के बाद अगर बात करें तो नागौर के बाद अगला आपको मिल जाता है कौन सा, तो आपका आंसर होगा डीडवाना, डीडवाना, कुचामन, ठीक है, डीडवाना, कुचामन। और इसके बाद अगर बात करें तो इसके बाद में हमें एक और जिला मिलता है जिसको आप बोल सकते हो पश्चिमी ब्यावर, कौन सा, पश्चिमी ब्यावर। और इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि राजस्थान में इसका जो विस्तार है वो कितने जिलों में मिलता है, लगभग इन 16 जिले, 16 जिले जो हमारे सामने थे आपने यहाँ पर देखें, देखो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर, ब्यावर का पश्चिमी भाग, पाली, जालोर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, फलोदी और बीकानेर। तो इन लगभग 16 जिलों में आपको इसका विस्तार मिल जाता है, ठीक है। वहीं इसके निर्माण के बारे में बात करें तो आपको पता है थार मरुस्थल का जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था, तो इसका जो निर्माण हुआ है वो कब हुआ है, तो एजोइक महाकल्प, सॉरी एजोइक नहीं, नियोजोइक, नियोजोइक या जिसे नूतन महाकल्प भी कहा जाता है, ठीक है, नियोजोइक या नूतन महाकल्प, नियोजोइक या नूतन महाकल्प के प्लेस्टोसिस या प्लेस्टोसिन युग में, प्लेस्टोसिस युग में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका निर्माण कब हुआ है, नियोजोइक या नूतन महाकल्प के प्लेस्टोसिस युग में इसका निर्माण हुआ। याद रखेंगे लगभग पेलियोजोइक महाकल्प का, कौन सा, पेलियोजोइक महाकल्प का जो कार्बोनिफेरस और परमियन युग था, इस युग में यहाँ पर एक विशाल भूसंतति तैतीस सागर हुआ करता था जो कालांतर में पश्चिम की ओर पीछे खिसकता गया और इसके खिसकने के कारण धीरे धीरे यहाँ पर रेगिस्तान का निर्माण होता गया, ठीक है। तो इस चीज को जरूर आप याद रखेंगे कि कार्बोनिफेरस और कौन सा काल, तो आपका आंसर होगा पेलियोजोइक, पेलियोजोइक महाकल्प के, पेलियोजोइक महाकल्प के कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस व परमियन,
कौन से युग में? परमियन युग में। यहाँ यहाँ 33 सागर नामक भूसंतति थी, जो कालांतर में जो कालांतर में पश्चिम की ओर पश्चिम की हाँ, भूसंतति थी, जिसके कालांतर में पश्चिम की ओर, ठीक है, पश्चिम की ओर और खिसकने के कारण थार मरुस्थल या पश्चिमी रेतीले मैदान का निर्माण हुआ। थार मरुस्थल का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इस चीज को आप जरूर याद रखेंगे। इसका जो निर्माण हुआ है वो कब हुआ है? नियोजोइक या नूतन महाकल्प के प्लिस्टोसिस युग में। ठीक है, तो ये तो हुआ इसका निर्माण, और मूलतः इसके बारे में बात करते हैं। तो इस प्रकार ये किस प्राचीन भूखंड का अवशेष है या किस प्राचीन भूसंतति का अवशेष है ये? तो आपका आंसर होगा किसका अवशेष है ये? तैतीस सागर का। ठीक है, किसका अवशेष है ये? तैतीस सागर का अवशेष है। तो यहाँ पर आप इस बात के बारे में बात कर सकते हैं कि यह तैतीस सागर का अवशेष है। ठीक है, अब इस रेगिस्तान की विशेषताओं पर बात की जाए तो इसकी हमें और क्या क्या विशेषताएं मिलती है। आपने इसके जिले वगैरह सारी चीजें देखी है, निर्माण यहाँ पर देखा है। ये किसका अवशेष है? तैतीस सागर का अवशेष है। तो इस तरीके से आप इसमें ये बात याद रख सकते हैं कि यह किसका अवशेष है? तैतीस सागर का अवशेष है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो थार मरुस्थल है, इसकी विशेषताओं पर अगर बात करें तो आपको पता है भारत में इसे थार का मरुस्थल कहा जाता है, और पाकिस्तान में इसको किसके नाम से जानते हैं? तो पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान कहा गया है। क्या कहा गया है? चोलिस्तान के नाम से इसे जाना जाता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि देखो, भारत में तो इसे क्या कहा गया है? थार का मरुस्थल कहा जाता है। तो पाकिस्तान में क्या बोलते हैं इसको? पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये दो बातें आप याद रखेंगे। वहीं इसकी अन्य विशेषताओं पर चर्चा करें तो आप याद रखेंगे, इस मरुस्थल के विस्तार के विषय में देखोगे तो इसका जो विस्तार आपको मिलता है वो इसका जो विस्तार आपको मिलता है वो ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इधर आपको ये जो पॉइंट मिलेगा ये है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। लगभग ये कहाँ तक मिलता है आपको? 75 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। कहाँ तक मिलता है? 75 डिग्री पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार मिल। तो कहाँ तक है ये? 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार आपको मिलता है। वैसे ही अगर अक्षांशों पर बात करेंगे तो अक्षांशों पर 45 डिग्री से, कहाँ से? 25 डिग्री
45 मिनट नॉर्थ से, आपको पता है ये वाला पॉइंट आपको कहाँ तक पर मिलता है, 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ पर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर राजस्थान में इस थार मरुस्थल के विषय में बात करेंगे तो ये आपको कहाँ पर मिलता है, तो कहाँ मिल रहा है, देखो राजस्थान में इसकी जो अवस्थिति है, अगर हम यहाँ पर ये थार डेजर्ट मानकर चलते हैं, ये वाला हिस्सा, ये मानकर चलेंगे हम थार का मरुस्थल, तो इसका जो विस्तार है वो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर 25 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तक है। और देशांतरों पर बात करोगे तो ये ध्यान रखना, ये जो देशांतर आपको मिलता है ये कौन सा है, तो ये है आपके पास 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। चूंकि ये पूरा का पूरा क्षेत्र हमारा कैसा था, रेगिस्तान है, तो इसका जो विस्तार है वो 69 डिग्री 30 मिनट से आपको कहाँ तक मिलने वाला है, तो आपका आंसर हो जाएगा 75 डिग्री, कितने डिग्री, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि इसका जो विस्तार हम लोगों को मिलता है वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। वहीं 25 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांशों पर इसका विस्तार आपको मिलता है। साथियों, इसके ढाल के विषय में बात करें तो इसका जो ढाल है या इसकी जो लंबाई चौड़ाई है उस पर अगर देखोगे, यहाँ पर अगर हम इसकी लंबाई और चौड़ाई पर बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे, आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। देखो ये मानकर चलेंगे हमारे पास राजस्थान और इस के अंदर अगर हम राजस्थान को में रेगिस्तान को अगर लोकेट करते हैं तो ये जो पूरा का पूरा एरिया आप देखते हो ये हमें मिलता है पश्चिमी रेगिस्तान। अब इसकी जो अक्षांशीय और देशांतर विस्तृति पर बात की करें तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर कितना है, तो आपका आंसर है 25 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। और ये वाला जो एरिया है ये कौन सा है, 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। ठीक है, वहीं देशांतरों पर अगर देखोगे तो ये हो जाएगा कौन सा, 30 डिग्री 12 मिनट। देशांतरों पर बात करें तो देशांतरों पर ये कहाँ पर मिलने वाला है, कहाँ पर मिलने वाला है ये देशांतर रेखा पर, तो यहाँ पर ये है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ये मिल जाएगा यहाँ पर आपको, देखो आप 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो इस तरीके से इस बेल्ट में आपको ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र दिख रहा है यही हमारे पास किसके रूप में मिलता है, तो आपका आंसर होगा थार का मरुस्थल या पश्चिमी रेतीला मैदान। साथियों, इस मैदान का अगर क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, राजस्थान में यह कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, तो इसका जो विस्तार है वैसे तो देखो आप अगर क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे
तो ये राज्य के कुल क्षेत्रफल के, राज्य के कुल क्षेत्रफल के 2,09,000 वर्ग किलोमीटर पर है। कितने एरिया पर फैला हुआ है? 2,09,000 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है, जहां पर रेगिस्तान मार्च या मरुस्थलीकरण है। मरुस्थलीकरण तो कितने एरिया पर है? 2,09,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर। लेकिन मूल रूप से मूल जो मरुस्थल आपको मिलने वाला है, मुख्य रूप से मरुस्थल का जो विस्तार आपको मिलता है वो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर मिलता है। कितने पर मिलता है? मीन्स यहाँ पर जो आपको अधिकांश रेतीला मरुस्थल मूल रूप से जो मरुस्थल मिलता है वो तो कितना है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर पर। लेकिन ये जैसे फैला हुआ है, जो कितने एरिया तक फैला हुआ है? ये 2,09,000 वर्ग किलोमीटर पर, जो 61.11% भाग रखता है। आगे बढ़ते हैं। वहीं ध्यान रखेंगे, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि इसका जो विस्तार है वो कितने प्रतिशत भाग पर है? तो 61.11% भाग पर वर्तमान में है। तो प्रारंभ में ये 61.11% भाग पर नहीं था, तो कितने परसेंट पर था? ये 58% पर। लेकिन आपको पता है कि इस मरुस्थल का निर्माण निरंतर हो रहा है, जिसको हम रेगिस्तान का मार्च बोलते हैं। मरुस्थलीकरण निरंतर होता जा रहा है, और मरुस्थल के निरंतर आगे बढ़ने की प्रक्रिया अर्थात मरुस्थलीकरण को ही क्या कहा जाता है? रेगिस्तान मार्च के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रेगिस्तान मार्च के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे इसके अंदर कि प्रारंभ में, किसमें? प्रारंभ में इसका जो विस्तार है, विस्तार राज्य के 58% भाग पर था। लेकिन 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 डेजर्ट मार्च, रेगिस्तान मार्च किसे कहा जाता है? रेगिस्तान मार्च का मतलब क्या है? तो मरुस्थल का निरंतर आगे बढ़ना, मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया। तो लेकिन रेगिस्तान मार्च के कारण यह वर्तमान में राज्य के 61.11%, कितने? 61.11% भाग पर फैला हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। वहीं इस रेगिस्तान के ढाल के बारे में बात करें तो इसकी लंबाई और चौड़ाई पर भी बात की जा सकती है। तो इसकी जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपको मिलने वाली है, ध्यान रखिएगा, इसकी जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई हम लोगों को मिलती है, ये तो कितनी है? तो आपका आंसर होगा 640 किलोमीटर। कितनी है साथियों? 640 किलोमीटर। वहीं इसके पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है, देखो 640 किलोमीटर है। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई आप देखोगे तो इसकी चौड़ाई लगभग हमें कितनी मिलती है? तो आपका आंसर होगा 300 किलोमीटर। कितनी मिलती है आपको? 300 किलोमीटर। ठीक है, तो इस थार डेजर्ट की या पश्चिमी रेतीले मैदान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई तो
40 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो कितनी मिलती है, 300 किलोमीटर मिल जाती है। अच्छा, इसके ढाल के विषय में अगर बात करें तो इसका जो ढाल हम लोगों को मिलता है, इसका जो ढाल हम लोगों को मिलता है, तो ये आपके सामने रेगिस्तान नज़र आ रहा है और इसका ढाल आप मानकर चलेंगे ये इसका उत्तरी भाग है, नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, पश्चिम। ठीक है, तो इसका जो ढाल है ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। मीन्स इस वाले हिस्से के बारे में बात करेंगे तो ये वाला हिस्सा तो कैसा है, ऊंचा है। ठीक है, तो इसका ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। ठीक है, तो इसके उत्तर पूर्व का जो ढाल है इस तरीके से ये आपको मिलने वाला है। तो ये वाला हिस्सा तो कैसा है, ऊंचा है, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी मिलती है, लगभग कितनी मिलती है, 150 मीटर ऊंचा, जिसकी औसत ऊंचाई तो कितनी है, इसकी तो कितनी है साहब, 300 मीटर। ठीक है, और मरुस्थल का ये जो ऊंचा उठा हुआ भाग है इसे किसके नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा थली। क्या कहा गया इसे, थली। थार मरुस्थल का उत्तर पूर्व का ऊंचा उठा हुआ भाग थली कहलाता है, जिसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर है। तो इसका जो दक्षिण पश्चिम का भाग है ये कैसा है, नीचा है। ये वाला भाग हमें कैसा मिलता है, नीचा है। और इसकी औसत जो ऊंचाई मिलने वाली है, औसत ऊंचाई वो कितनी है, तो आपका आंसर होगा 150 मीटर। ठीक है, कितनी है, 150 मीटर। और इस तरीके से इसका जो नीचा भाग है इसे स्थानीय भाषा में तली के नाम से जानते हैं। क्या कहा जाता है इसे, तो उत्तर पूर्व का ऊंचा उठा भाग तो थली और दक्षिण पश्चिम का नीचा भाग क्या कहलाता है, तली। और इस तरीके से इसका ढाल आप देख पा रहे हैं कि इसका ढाल आपको किस डायरेक्शन में मिलता है, तो आपका आंसर होगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसका ढाल आपको मिल जाता है। ठीक है, ये तो है। और इसके साथ हमें यहाँ पर क्या ही जानकारियाँ, इसकी और क्या जानकारियाँ हम लोगों को मिल जाती है, तो ये जो थार का मरुस्थल है, इस थार डेजर्ट के अंदर जिले आपने देखे कौन कौन से जिलों में हैं, ये देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका विस्तार हमें कौन कौन से जिलों में मिल रहा है। तो ये जितने भी से जिले आपके सामने हैं इन सभी जिलों में आपको थार डेजर्ट का विस्तार देखने को मिलने वाला है। और इस तरीके से यह क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। ठीक है, तो इसकी विशेषताओं के बारे में बात की जाए तो इसकी और क्या विशेषताएं हमें मिलती है, तो एक तो ध्यान रखेंगे यह क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। ठीक है, एक तो बात है ये। दूसरी चीज, इस क्षेत्र, ये जो पश्चिमी रेतीला मैदान है, इस पश्चिमी रेतीले मैदान को डॉक्टर ईश्वर प्रसाद ने, किसने, डॉक्टर ईश्वर प्रसाद ने, डॉक्टर ईश्वर प्रसाद ने इसे क्या कहा है, रुक्ष क्षेत्र कहा है, रुक्ष क्षेत्र कहा है। इस बात को आप याद रखेंगे। डॉक्टर ईश्वर प्रसाद ने इस क्षेत्र के लिए क्या शब्द यूज में लिया है,
रुक्ष क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात तो डॉक्टर ईश्वर प्रसाद ने इसको रुक्ष क्षेत्र के नाम से संबोधित किया है। आगे बढ़ते हैं। वहीं इस थार डेजर्ट की हमें और क्या जानकारियां मिलती है, तो यह राज्य का सबसे नवीनतम भौगोलिक प्रदेश भी है। ठीक है, याद रखेंगे, यह राज्य का सबसे नवीनतम भौगोलिक प्रदेश है। राज्य का सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश है, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या जानकारी हमें यहाँ पर इससे संबंधित मिल जाती है, तो जहाँ ये राजस्थान का सबसे नवीनतम भौगोलिक क्षेत्र है, वहीं ध्यान रखना, इस का जो निर्माण है ये वर्तमान में भी जारी है, या यूं कहा जा सकता है कि यहाँ पर इसका जो निर्माण है ये वर्तमान में भी क्या है, जारी है। तो देखो यहाँ पर हमने देखा है कि यह राज्य का सबसे नवीनतम भौगोलिक प्रदेश है। तो इस प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो ध्यान रखना है कि ये जो थार का मरुस्थल है, इस मरुस्थल में जनसंख्या जहां सर्वाधिक निवास करती है, वहीं क्षेत्रफल भी इसका अधिक है। ये 61.11% भाग पर फैला हुआ है, जहां राज्य की 40% जनसंख्या निवास करती है। और इस तरीके से जो जनसंख्या की तुलना में क्षेत्रफल अधिक है, सो जनसंख्या घनत्व सबसे कम यहाँ पर इसी क्षेत्र का पाया जाता है। तो राज्य में न्यूनतम जन घनत्व इसी प्रदेश का है, इसी प्रदेश का है। ठीक है, और कितना है इसका जनसंख्या घनत्व, तो ध्यान रखेंगे 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका घनत्व आपको मिल जाता है। वहीं और क्या विशेषताएं हमें इसकी मिलने वाली है, तो ध्यान रखेंगे, इस क्षेत्र में आपको जो मिट्टी मिलती है वो कैसी मिलती है, तो आपका आंसर होगा लवणीय। कैसी मिट्टियां पाई जाती हैं यहाँ पर, लवणीय व क्षारीय युक्त जो मिट्टियां यहाँ पर पाई जाती है, ऐसी मिट्टियों को साथियों किसके नाम से जाना जाता है, रन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं, रन के नाम से जाना जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि इस क्षेत्र में पाई जाने वाले लवणीय व क्षारीय युक्त मिट्टियों को क्या कहा गया है, रन कहा गया है। देखो आप, तो इसकी विशेषताओं पर हम लोग बातें कर रहे हैं। तो इस पश्चिमी रेतीले मैदान में जो लवणीय व क्षारीय युक्त क्या पाई जाती है, मिट्टियां पाई जाती है, ऐसी मिट्टियों को साथियों किसके नाम से जाना जाता है, रन के नाम से। क्या कहा जाता है, रन कहा जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। वहीं इस क्षेत्र में जो खारे पानी की झीलें पाई जाती है, क्या पाई जाती है, खारे पानी की झीलें पाई जाती है, वो झीलें किसके नाम से जानी जाती है, तो आपका आंसर होगा टाट या डाड के नाम से। और लवणीय व क्षारीय युक्त जो यहाँ पर दलदली मिट्टियां मिलती है, दलदली मिट्टियां जो यहाँ पर पाई जाती है, ऐसी मिट्टियों को साथियों किसके नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा रन। वहीं इस क्षेत्र में पाई जाने वाली जो
झीलें हैं उन झीलों को किसके नाम से जाना गया है? टाट। तो इस क्षेत्र में पाई जाने वाली वाली लवणीय लवणीय झीलों को किसके नाम से जाना गया है? तो टाट या डाड कहा गया है। क्या कहा गया है? टाट या डाड के नाम से जाना जाता है। वहीं बालूका स्तूप जो यहाँ पर पाए जाते हैं, उन बालूका स्तूपों की तलियों में जब वर्षा का जल जमा हो जाता है, तलियों का मतलब उनके गड्ढे गर्त बालूका स्तूपों के बीच में जब वर्षा का जल जमा होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा मरोह। क्या कहा गया है? मरोह के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बालूका स्तूपों की तलियों में वर्षा जल के जमा होने से निर्मित झीलों को मरोह कहा गया है। क्या कहा गया है? मरोह कहा जाता है। ठीक है। वहीं इस क्षेत्र में बात करें तो इस थार के मरुस्थल में सर्वाधिक रूप से अवसादी चट्टानों का जमाव पाया जाता है। कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं यहाँ पर साथियों? अवसादी सेल समूह का जमाव पाया जाता है। और अवसादी सेल समूह के अंदर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के भंडार हैं। परंपरागत ऊर्जा संसाधन अवसादी चट्टानों में ही विद्यमान होते हैं, जैसे कोयला और खनिज तेल। तो इस क्षेत्र के अंदर ऐसी चट्टानों का जमाव होने के कारण पश्चिमी रेतीले मैदान के अंदर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के भंडारों की क्या है? प्रधानता है। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे? कि इस क्षेत्र में अवसादी चट्टानों, याद रखेंगे कौन से सेल समूह यहाँ पर पाई जाती है? अवसादी चट्टानों के जमाव के कारण यहाँ परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के भंडारों परंपरागत ऊर्जा संसाधनों जैसे कोयला व खनिज तेल, परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के भंडारों की प्रधानता है। ठीक है। जबरदस्त रूप से यहाँ पर आपको क्या भी मिलने वाला है? खनिज तेल भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। वहीं इसकी और विशेषताओं के अंदर अगर बात करते हैं तो इस क्षेत्र को, जैसा कि हमने कहा है कि इस एरिया को आप किसके नाम से जानते हो? थार का मरुस्थल। और थार के मरुस्थल के विषय में बात करें तो इसकी कुछ सामान्य जानकारियां हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं। देखो, इसे थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं। उससे पहले अगर मैं आपको याद दिला दूं तो ये जो एरिया है, थार का जो एरिया है या ये वाला जो क्षेत्र है, इस पश्चिमी रेगिस्तान में जबरदस्त क्या और हो रहा है? हवाओं के द्वारा अपर्दन होता है। इस क्षेत्र में मिट्टी का सबसे ज्यादा अपर्दन किसके द्वारा होता है? पवनों के द्वारा। और इसी प्रकार पवनों के द्वारा जब रेत के या बालू का स्तूपों को उड़ाकर दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, इसी क्रिया को हम रेगिस्तान मार्च बोलते हैं। तो रेगिस्तान मार्च सर्वाधिक रूप से कहाँ पर देखने को मिलता है?
उत्तरी भाग में या मरुस्थल के इस मरुस्थलीय प्रदेश के उत्तरी भाग में आपको रेगिस्तान सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि अरावली पर्वत उत्तरी भाग में जबरदस्त कटी-फटी है, और उत्तरी भाग में कटी-फटी होने के कारण जो पश्चिमी पवनें आती है, वो पश्चिमी पवनें शेखावाटी क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा क्या करती है? अपर्दन करती है। इस बात को आप जरूर याद रखेंगे। तो इसे थार का मरुस्थल, इसे थार मरुस्थल कहा जाता है, ये आपको पता है। और इस थार मरुस्थल के विषय में बात करें तो ध्यान रखेंगे इसकी क्या विशेषताएं आपको मिलती है। तो एक तो ध्यान रखना, यह विश्व का सबसे नवीनतम मरुस्थल है। विश्व का सबसे नवीनतम मरुस्थल है, और विश्व का सबसे नवीनतम मरुस्थल होने के कारण इसे यंग डेजर्ट, युवा मरुस्थल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? युवा मरुस्थल भी कहा जाता है। ठीक है। वहीं इस रेगिस्तान के बारे में बात करें तो ध्यान रखेंगे, यह जहां विश्व का सबसे नवीनतम मरुस्थल है, तो इसका निर्माण वर्तमान में भी जारी है। और मूल रूप से यह ध्यान रखना, ग्रेट पेलियो आर्कटिक पूर्वी सहारा का हिस्सा है। सहारा का हिस्सा है। ठीक है। वहीं इसकी और विशेषताओं के बारे में बात करें तो और क्या जानकारी आपको मिलती है? तो इसका निर्माण वर्तमान में भी जारी है। ठीक है। इसका जो निर्माण है, निर्माण वर्तमान में भी क्या है? जारी है। और मरुस्थल के निरंतर आगे बढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रेगिस्तान मार्च कहलाती है। तो ध्यान रखना, मरुस्थल के निरंतर आगे बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा रेगिस्तान मार्च के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है इसे? रेगिस्तान मार्च के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इस मरुस्थल के विषय में बात करें तो यह विश्व का सर्वाधिक घना बसा मरुस्थल है। घना बसा मरुस्थल है। इसका मतलब है विश्व में आपको जितने भी मरुस्थल मिलते हैं, उन सभी मरुस्थलों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ के मरुस्थल में निवास करती है? तो थार के मरुस्थल में निवास करती है। अर्थात विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ मिलने वाली है? आपको थार डेजर्ट में मिलती है। यह विश्व का सर्वाधिक घना बसा मरुस्थल है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या इसी मरुस्थल में निवास करती है। ध्यान रखेंगे, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता, तो सर्वाधिक जैविकीय दबाव इसी मरुस्थल में पाया जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक जैविकीय दबाव इसी मरुस्थल में आपको विश्व में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। मीन्स विश्व में आपको जितने भी मरुस्थल मिलेंगे, उन मरुस्थलों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ निवास करती है। विश्व में सबसे ज़्यादा जीवों की प्रजातियाँ भी आपको यहीं पर मिलेगी। और इस प्रकार जीव जनजातियाँ सर्वाधिक होने के कारण
यहाँ पर सर्वाधिक जैविक दबाव भी आपको मिलता है। ठीक है। वहीं इस मरुस्थल के बारे में बात करें तो थार डेजर्ट के इस वहीं इस थार डेजर्ट में अगर बात करेंगे तो ध्यान रखना, इसमें सर्वाधिक जो अपर्दन होता है वो किसके द्वारा होता है? पवनों के द्वारा। तो ध्यान रखना, इस क्षेत्र में सर्वाधिक अपर्दन पवनों द्वारा होता है। ठीक है। और ध्यान रखिएगा, मरुस्थल का जो सर्वाधिक मरुस्थलीकरण जो सर्वाधिक होता है, रेगिस्तान का मार्च जो सर्वाधिक हो रहा है वो उत्तर पूर्व में हो रहा है। तो ध्यान रखना, मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार उत्तर पूर्व में और उत्तर पूर्व में बात करेंगे तो किस क्षेत्र में? शेखावाटी। उत्तर पूर्व में हो रहा है क्योंकि उत्तरी भाग में अरावली अत्यधिक कटी फटी है। ठीक है। और क्योंकि आपने पढ़ा है, हम पढ़ते हैं कि अरावली पर्वत थार मरुस्थल के विस्तार में अवरोध का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? थार मरुस्थल के अवरोध का कार्य करती है। अरावली जब उत्तरी भाग में कटी फटी रहेगी तो निश्चित रूप से उस जगह पर यह सर्वाधिक रूप से अपर्दित होता है, क्योंकि अरावली को पार करके हवाएं आगे बढ़ रही होती है, और जैसे जैसे हवाएं आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे मरुस्थलीकरण आगे बढ़ता हुआ चलेगा। ठीक है। वहीं इस क्षेत्र के विषय में बात करें तो यहाँ पर जो ये रेगिस्तान आपको मिलता है, इस रेगिस्तान की जो प्रकृति है, इसके प्रकृति के आधार पर इसे 3 प्रकार का कहा गया है, या ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तो ध्यान रखना, मरुस्थल को मरुस्थल को 3 भागों में बांटा गया है। और ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं? तो एक तो है साहब, जिसे आप बोलते हो रेग। और रेग किसे बोलोगे? तो रेतीला मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? रेतीला मरुस्थल क्या कहलाता है? रेग कहलाता है। माफ करें, नंबर 1 है हमारे पास रेग। और रेग किसे कहा जाता है? तो मिश्रित मरुस्थल। उससे पहले आप यहाँ पर देखोगे ईर्ग। और ईर्ग किसे कहा गया है? तो आपका आंसर होगा रेतीला मरुस्थल ईर्ग कहलाता है। ठीक है। वहीं हम्मादा, और हम्मादा किसे कहा जाता है? जहां पर चट्टानी मरुस्थल पाया जाता है, अर्थात दूर दूर तक चट्टानों का जमाव पाया जाएगा, तो ऐसा मरुस्थल क्या कहलाता है? हम्मादा। चट्टानी मरुस्थल हम्मादा कहलाता है। तो एक है जिसे बोला गया है रेग। और रेग किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा मिश्रित मरुस्थल। कौन सा? मिश्रित मरुस्थल क्या कहलाता है? रेग कहलाता है। तो ये तो हुई साथियों थार मरुस्थल के या पश्चिमी रेतीले मैदान की सामान्य बातें। इससे आगे हम लोग बात करेंगे पश्चिमी रेतीले मैदान के भागों के बारे में, जैसा कि 25 सेंटीमीटर। कौन सी? याद रखेंगे, 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा पश्चिमी रेतीले मैदान को, किसको?
पश्चिमी रेतीले मैदान को दो भागों में दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, और ये दो पार्ट कौन कौन से हैं? तो एक तो आता है हमारे पास शुष्क मरुस्थल। कौन सा? शुष्क मरुस्थल या शुष्क प्रदेश। कौन सा प्रदेश? और एक है अर्ध शुष्क प्रदेश। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना ही। बाकी कल हम अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश के बारे में बातें करेंगे। धन्यवाद।